अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्लास 9 बियोलॉजी। दिस इज डॉक्टर इश्तियाक हेयर। आज हम क्लास 9 के बियोलॉजी के दूसरे के चैप्टर की तरफ आते हैं, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल मेथड। दूसरे चैप्टर को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि बायोलॉजिकल मेथड क्या चीज़ है। वीडियो को मुकम्मल देख के आपको आपका कॉन्सेप्ट आसानी से इसके ऊपर मुकम्मल हो जाएगा। अब बायोलॉजिकल मेथड को समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या चीज़ है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उस मसले को कहते हैं कि जब लिविंग थिंग्स के लाइफ में कोई मसला दरपेश आ जाए। मिसाल के तौर पर पिछले साल जो था, कोरोना का बीमारी लगा हुआ था, तो वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था पूरे इंसानों के लिए। तो उस पर जब रिसर्च किया जाता है तो उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का तो पता चला होगा कि इंसान के लिविंग थिंग्स के जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, चाहे वो डिजीज हो, चाहे वो कोई और से साइड इफेक्ट्स हो बीमारी के, तो उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अब आते हैं बायोलॉजिकल मेथड की तरफ। बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं वो साइंटिफिक तरीका, साइंटिफिक मेथड which can help a solutions of the problem। वो बायोलॉजिकल मेथड, वो साइंटिफिक मेथड जिसकी मदद से किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल निकाला जा सके। विच कैन हेल्प अ सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम, जो मसला इंसानी ज़िंदगी में पेश आया होता है उसका हल जब निकाला जाए, तो जिस मेथड से, साइंटिफिक मेथड से निकाला जाए उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है, दूसरा उसको इसको कहते हैं सिस्टमेटिक मेथड। सिस्टमेटिक मेथड। अब आते हैं उसके स्टेप के तरफ के बायोलॉजिकल मेथड्स के कितने स्टेप है। पहले आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि एक इंसान है, एक इंसान है। अब ये ऐसा स्टेटमेंट देता है कि सुबह उठ के, रात को सोने के बाद जब सुबह उठता है तो ये स्टेटमेंट देता है कि मैंने शुगर का इलाज तलाश कर लिया है। क्या कहता है कि आई डिस्कवर a treatment of sugar, a treatment of sugar, treatment of sugar, कि मैंने शुगर का इलाज तलाश कर लिया। तो साइंस जो है इस डायरेक्ट स्टेटमेंट को नहीं मानता, साइंस जो है इस डायरेक्ट स्टेटमेंट को नहीं मानता। साइंस कहता है कि जब कोई प्रॉब्लम के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट यानी रिसर्च करते हो तो आपको इन 6 स्टेप से गुजरना होगा, तब आपको हो सकता है कि आपका करेक्ट जो सोल्यूशन है निकल आ जाए। उनमें से पहला है रिकॉग्निशंस, दूसरे नंबर पर है ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। जब आप इन स्टेप से गुजरते हो तो हो सकता है कि आपके उस मसले का सॉल्यूशंस निकल आ जाए। तो चलते हैं इन स्टेप्स को डिटेल के साथ हम पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं आसान के किस तरह एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकाला जाता है। अच्छा, तो आते हैं, इसी तरह मैं आपको दो दो स्टेप करके समझाऊंगा। बायोलॉजिकल मेथड का जो पहला स्टेप है रिकॉग्निशंस ऑफ द प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब रिकॉग्निशंस क्या चीज़ है? रिकॉग्निशंस कहते हैं कि जब आपके माइंड में, जब आपके दिमाग में किसी प्रॉब्लम का सवाल उठे, आपके दिमाग में किसी प्रॉब्लम के बारे में सवाल उठे। मिसाल के तौर पर एक डिजीज़ हो के आपके दिमाग में एक ख़्याल आए कि ये बीमारी किसकी वजह से फैलती है, ये कहाँ से आती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। जब प्रोड्यूस हो
प्रोड्यूसिंग अ क्वेश्चन, जब सवाल प्रोड्यूस हो टू द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब भी आपके दिमाग में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो मसला पेश हुआ होता है इंसानों को, उसके बारे में आपके दिमाग में कुछ सवाल आए, कुछ सवाल प्रोड्यूस हो, तो उसको रिकॉग्निशंस कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आए, किसी भी बीमारी, किसी भी साइड इफ़ेक्ट्स के तरफ आए। मैं मिसाल देता हूँ कि एक बीमारी है, आप कहते हो कि ये बीमारी किस चीज़ से फैली हुई है, ये बीमारी बनी किस चीज़ से, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इंसान के ऊपर। जब आपके दिमाग में इस तरह के सवालात आएँगे तो इसको रिकॉग्निशंस कहते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है, जिस तरह के कहते हैं कि व्हाट कैन बी रिस्क फैक्टर टू काज मलेरिया, टू काज कैंसर, या कैंसर भी कह सकते हो और मलेरिया भी, लंग्स कैंसर। और यह सवाल मिसाल के तौर पे आपके दिमाग में आता होगा कि लंग्स कैंसर और या मलेरिया के रिस्क फैक्टर, वजूहात क्या है, काजेस क्या है। तो इसी तरह के सवाल जब आपके दिमाग में पैदा हो तो इसको रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी आपको मसले का स्टार्ट होना शुरू हो गया। आपको जब सवाल आपके दिमाग में आएंगे तो तब आप सॉल्यूशंस की तरफ जाओगे। अब फिर आते हैं सेकंड तरफ साइड पे, ऑब्जर्वेशंस। दूसरे नंबर पर है ऑब्जर्वेशन। जब आपके दिमाग में सवाल का आना शुरू हो जाए तो फिर आप उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस करोगे, मुशाहिदा करोगे। अब मुशाहिदा किस चीज़ को कहते हैं कि आपको जब ये सवाल पेश आया, आपके दिमाग में आ गया, तो आप इस सवाल के ऊपर ऑब्जर्वेशंस करोगे। किस तरह? 5 सेंस के मदद से ऑब्जर्वेशंस करोगे। 5 सेंस कौन कौन से? 5 सेंस का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले सेंस आता है स्मेल, दूसरे नंबर पर आता है टच, तीसरे नंबर पर आता है विजन्स, चौथे नंबर पर आता है टच स्मेल टेस्ट, जो 5वें नंबर पर आता है वो है हेयरिंग। जब कभी भी आपके दिमाग में सवाल आ जाए किसी बीमारी की तरफ, तो आपको ऑब्जर्वेशंस करना होगा, आपको उसको महसूस करना होगा, आपने उस मसले को देखना होगा, आपने उस मसले को चखना होगा, उसके बारे में सुनना होगा, उसको स्मेलिंग उसकी करनी होगी। इनमें से जब आप ऑब्जर्वेशंस करते हो तो इनमें से बाज सेंस इस्तेमाल हो जाते हैं और बाज नहीं हो नहीं सकते हैं। कुछ में 5 सेंस इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम का ऑब्जर्वेशंस करना होता है तो इनमें से 1 या 2 ऑब्जर्वेशंस काम आते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस के 2 टाइप है, आपको पता होने चाहिए कि ऑब्जर्वेशंस के 2 टाइप के ऑब्जर्वेशंस होते हैं। कौन कौन से? एक है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और दूसरा है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। एक है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या चीज़ है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं कि जब कभी वो ऑब्जर्वेशंस जब
उस मुशाहिदे को आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हो, आप केमिकल फॉर्म में लिख सकते हो, आप वो फार्मूले के फॉर्म में लिख सकते हो। कहते हैं आर quantitative observations are considered more accurate, कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ज्यादातर ये काम आता है किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में। अब इसमें कहते हैं कि ये जो है ये मेजरेबल है, ये मेजरेबल है यानी इसको मेजर किया जा सकता है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फार्मूला। न्यूमेरिकल फार्मूले के फॉर्म में इसको हल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह इसका एग्जाम्पल आता है, क्या चीज, लेंथ हो गया, टेम्परेचर, वेट हो गया। अब इनको आप नंबर्स यानी फार्मूले के फॉर्म में लिख सकते हो, जिस तरह के ये है 5 kg, ये है 40 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका हो गया, ये आपका सॉरी ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 5 kg हो गया। पहले मैंने सोचा था कि वो वेट मैंने लिखा हुआ है लेकिन वेट नीचे था। अब इसी तरह जब आप मैथमेटिकली तरीके से आप जब किसी ऑब्जर्वेशंस को लिख सको तो उसको क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। ये सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशंस में काम आता है यानी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में। अब दूसरा जो है वो है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, उसको मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। आपने ये तो नोट किया होगा। अब आते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन सॉरी, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की तरफ। कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या चीज है? ये वो ऑब्जर्वेशन है जिसका सिर्फ मुशाहिदा किया जा सके, इसको केमिकल यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में ना लिखा जा सके, इसको मेजर ना किया जा सके, तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन को, इस तरह के मुशाहिदे को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। इट कैन बी ओनली measurable, only visible, sorry, only observation, observed, ऑब्जर्व, जिसको सिर्फ मुशाहिदा किया जा सके। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कलर हो गया, कलर, और साथ ही साथ में स्मेल, टेस्ट, ये हो गए। ये ना तो आप नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो कलर को, ना स्मेल को, ना टेस्ट को, इसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, इसको सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, इसका सिर्फ आप मुशाहिदा कर सकते हो। तो चलते हैं अगले स्टेप के तरफ, हाइपोथेसिस के तरफ। अच्छा, तो तीसरे नंबर पर आते हैं हाइपोथेसिस। जब आप किसी प्रॉब्लम का ऑब्जर्वेशंस कर लेते हो तो फिर आप कहते हो, आप एक अंदाज़ा लगाते हो, जो अंदाज़ा हाइपोथेसिस कहते हैं अंदाजे को। वो अंदाज़ा आपको मदद देता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक को पॉसिबल जवाब ढूंढने में, एक सही जवाब ढूंढने में, एक सही सलूशन ढूंढने में आपका मदद करता है। आप किस तरह दावा करते हो? मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोग अंदाजा लगाते हो कि स्मोकिंग लीड अ कैंसर,
कि स्मोकिंग जो है वो कैंसर जो कैंसर है वो स्मोकिंग की वजह से फैलता है। ये आप अंदाज़ा लगाते हैं, ये आगे जाकर आपका अंदाज़ा गलत भी साबित हो सकता है और सही भी साबित हो सकता है। ये आप सिर्फ हाइपोथेसिस देते हो, एक अंदाज़ा लगाते हो। एक मिसाल के तौर पर ये है आपका एक हाइपोथेसिस हो गया। अब आप दूसरा हाइपोथेसिस देते हो कि consumptions of alcohol to cause मलेरिया, टू cause कैंसर, सॉरी मलेरिया नहीं कैंसर, कि जो शराब पीने वाले होते हैं वो से भी कैंसर फैलती है, यानी शराब पीने से भी कैंसर फैलती है। अब आप ये हाइपोथेसिस देते हो, आप ये एक अंदाज़ा लगाते हो किसी बीमारी किसी प्रॉब्लम के ऊपर आप अंदाज़ा लगाते हो। बाद में आगे जाकर आपका ये अंदाज़ा गलत भी हो सकता है कि आपका ये अंदाज़ा सही हो, इससे करेक्ट जवाब भी मिले, इसका इलाज भी मिले, सॉल्यूशंस भी इसका प्रॉब्लम का निकला जाए। तो आप जब किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हो तो आपको एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस, एक से ज़्यादा अंदाज़े लगाने होते हैं, क्योंकि जब आप उसके ऊपर काम करोगे तो हो सकता है उनमें से 1 या 2 हाइपोथेसिस आपके सही निकले। तो हाइपोथेसिस, गुड हाइपोथेसिस क्या चीज़ है? गुड हाइपोथेसिस, गुड हाइपोथेसिस, गुड हाइपोथेसिस क्या चीज़ है? गुड हाइपोथेसिस कहते हैं कि वो अच्छा अंदाज़ा कि ऑब्जर्वेशंस आपने खुद की हो, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस, कि आपने मुशाहिदा खुद किया हो, उस प्रॉब्लम के ऊपर आपने अपना खुद का मुशाहिदा किया हो। दूसरे नंबर पर प्रपोज्ड स्टेटमेंट, जब आप उस प्रॉब्लम के ऊपर अंदाज़ा लगाते हैं तो आपके दिमाग में जो सवाल आए होते हैं उसका आप एक स्टेटमेंट तैयार कर लेते हो, वो आपने खुद तैयार किया हो, आप अपना स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हो रिसर्च के लिए। तीसरे नंबर पर आता क्या चीज़ है? तीसरे नंबर पर आता है टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट, कि आपने जो अंदाज़ा लगाया है, आप जो हाइपोथेसिस देते हो, क्या वो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट के लिए, टेस्ट करने के लिए तैयार है? क्या उसके ऊपर टेस्ट किया जा सकता है, यानी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अभी मैंने पिछले ऑब्जर्वेशंस में बताया था कि कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ही होते ही नहीं है, और बाज़ तो ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब आपका जो हाइपोथेसिस, जो ऑब्जर्वेशंस है, जो हाइपोथेसिस है, क्या वो एक्सपेरिमेंट के काबिल है कि नहीं है? तो ये 3 ऑप्शंस जब होंगे तो आपका ये हाइपोथेसिस हो सकते हैं कि करेक्ट निकले। तो चलते आगे स्टेप के तरफ। आते हैं चौथे स्टेप के तरफ के डिडक्शंस के। डिडक्शंस क्या चीज़ है? डिडक्शंस को समझने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ बताता हूँ कि ये हाइपोथेसिस है और ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है। अब ये हाइपोथेसिस जो है, इसके बाद और एक्सपेरिमेंट से पहले एक प्रोसेस आता है, एक स्टेप आता है जिसको डिडक्शंस कहते हैं। अब डिडक्शंस क्या चीज़ है? कहते हैं कि जो आपने अंदाज़ा लगाया होता है उसको आप एक स्टेटमेंट के फॉर्म में जब लिखते हो तो उसको डिडक्शंस कहते हैं। एक्सपेरिमेंट से पहले जब आप एक स्टेटमेंट तैयार करते हो कि मुझे इस तरतीब के साथ इस चीज़ के ऊपर काम करना है, उस स्टेटमेंट को डिडक्शंस कहते हैं। किस चीज़ को? इससे पहले एक स्टेटमेंट होती है, आपको एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है जिसको डिडक्शंस कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? डिडक्शंस कहते हैं। और ये डिडक्शंस जो है, इसमें इफ
और देन का इस्तेमाल होता है। यानी इफ जो है ये चैलेंजिंग वर्ड है। चैलेंजिंग, ये जो आपने अंदाजा लगाया होता है उसको चैलेंज करता है कि हो सकता है कि आपका अंदाजा सही भी हो सकता है गलत भी हो। ये चैलेंजिंग वर्ड है। चैलेंजिंग वर्ड है, चैलेंजिंग अल्फाज है। कौन से अल्फाज? चैलेंज करने वाले अल्फाज है। तो अब इसके ऊपर कौन से सवाल आते हैं? अच्छा, तो इसका जो वो क्वेश्चंस होता है किस तरह होता है? इफ इसमें इस्तेमाल होता है चैलेंज। इफ स्मोकिंग cause then majority of cancer patient should have smoking history। कि जो कैंसर के मरीज है उससे आप जाकर पूछोगे कि उसने स्मोकिंग की थी। उसकी स्मोकिंग, जितने भी पेशेंट है उनसे पूछोगे कि क्या आप लोग स्मोकिंग करते थे। अगर आपका ये स्टेटमेंट सही निकले तो हो सकता है आपको एक्सपेरिमेंट करने में ये मदद दे, आपको एक करेक्ट आंसर मिलने में आपकी मदद करे ये डिडक्शंस। तो डिडक्शंस जो है, ये जो इफ और देन है, ये चैलेंजिंग वर्ड है, आपके हाइपोथेसिस को चैलेंज करते हैं, आपके अंदाजे को चैलेंज करते हैं कि ये मैंने एक सही अंदाजा लगाया है। जब आगे जाकर आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर ये सही निकले तो ये डिडक्शंस करेक्ट होगा, गुड डिडक्शंस होगा। अगर ये गलत निकले तो आपको फिर हाइपोथेसिस की तरफ आना होगा, फिर आपने कुछ और अंदाजे लगाने होंगे, फिर उसके मुताबिक आपने उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने होंगे। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट के तरफ। अच्छा, तो पांचवें स्टेप के ऊपर आते हैं एक्सपेरिमेंट के तरफ। जब आप एक स्टेटमेंट तैयार कर लेते हो, एक डिडक्शंस कर लेते हो, एक हाइपोथेसिस तैयार कर लेते हो, अंदाजा, तो उसके ऊपर आप फिर एक एक्सपेरिमेंट करना होता है। आपको लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट तजर्बा करना होता है। तो ये जो है ये बायोलॉजिकल मेथड का सबसे स्पेसिफिक मरहला होता है। एक्सपेरिमेंट में क्या करना होता है कि आपको चेक करना होता है डिडक्शंस और हाइपोथेसिस को कि वो सही है या गलत। एक्सपेरिमेंट टू performed check the deductions or hypothesis। एक्सपेरिमेंट अब किस चीज को कहते हैं? एक्सपेरिमेंट तजर्बा को कहते हैं कि आप उस प्रॉब्लम के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब जो आपने डिडक्शंस दिया होता है, जो स्टेटमेंट दी होती है, या आपने जो अंदाजा लगाया होता है, हाइपोथेसिस आपका अंदाजा, उसके ऊपर जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप एक्सपेरिमेंट किस लिए करते हो? आप हाइपोथेसिस और डिडक्शंस को मालूम करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हो कि मैंने जो अंदाजा लगाया था, मैंने जो स्टेटमेंट जारी की थी, क्या वो सही है या गलत है। किस चीज को? अगर आपका हाइपोथेसिस सही निकला, अगर आपका हाइपोथेसिस सही निकला, एक्सपेरिमेंट फॉल्स होगा, एक्सपेरिमेंट ट्रू एक्सपेरिमेंट। अगर आपका हाइपोथेसिस सही होगा तो आपका एक्सपेरिमेंट भी सही होगा। अगर आपका हाइपोथेसिस यानी गलत होगा तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो फॉल्स होगा।
आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। अगर आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, आप अपने तजर्बे में कामयाब हो गए, तो आपको आगे स्टेप को फॉलो करना होगा, यानी आपको 100% उस बीमारी के इलाज का पता चल गया। अगर ये फॉल्स निकले तो आपको फिर कहाँ पर जाना होगा? वापस आपको हाइपोथेसिस की तरफ जाना होगा। आपको फिर मजीद और हाइपोथेसिस ढूंढने होंगे, फिर उसके ऊपर काम करना होगा, एक्सपेरिमेंट करने होंगे। चलते आगे स्टेप की तरफ। अच्छा, तो अब आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग की तरफ। जब आप हाइपोथेसिस के ऊपर, डिडक्शंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जब आपका एक्सपेरिमेंट फॉल्स फॉल्स अगर आपका एक्सपेरिमेंट निकले तो आप फिर हाइपोथेसिस की तरफ जाओगे। दूसरा हाइपोथेसिस, दूसरा अंदाजा लगाना होगा, फिर उसके ऊपर अगला काम करना होगा। अगर ट्रू निकले, यानी आपका हाइपोथेसिस करेक्ट निकले, सही निकले, तो आपने कंक्लूजन्स करनी होगी। जो डेटा है, जो मालूमात है, क्या चीज़, जो मालूमात है, वो उस मालूमात को, जो किस चीज़ के मालूमात, एक्सपेरिमेंट के। आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो, जिस तरतीब से आपने एक्सपेरिमेंट किया होता है, जो वो डेटा, वो मालूमात जो है, उसको आप एनालाइज करते हो। एक स्टेटमेंट, एक किताब उसके ऊपर या आप लिख देते हो, या आप उसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिख देते हो, एक ग्राफ बना लेते हो, और उसको क्या कर कंक्लूजन्स कर देते हो। उसे कंक्लूजन्स कहते हैं, यानी आप उसे एक रिपोर्ट मुकम्मल बना देते हो, और फिर उसी रिपोर्ट को आप पब्लिश्ड करते हो। पब्लिश्ड लोगों में, लोगों को इंटरनेट पे डाल देते हो, इंटरनेट पे अपलोड कर देते हो, ताकि सारे दुनिया के इंसानों को ये आपको, आपका ये जो रिसर्च आपने किया होता है वो आपको दिखाई दे। ये जो आपने रिसर्च किया होता है ये सारी दुनिया को दिखाई दे कि आपने किस चीज़ के ऊपर काम किया था और आपका ये अंदाज़ा सही निकला। जिसकी वजह से जो मज़ीद बायोलॉजिस्ट आपके तरीके से उसके ऊपर जब रिसर्च करेंगे, अगर उनके रिसर्च भी सही निकले तो आपने इस प्रॉब्लम का जो है करेक्ट जवाब ढूँढने में आपने मदद की होगी। आपका नाम, जिस तरह मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये डॉक्टर इश्तियाक है, इश्तियाक खान। अब इसने एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम किया, एक बीमारी, एक डिजीज़ के ऊपर काम किया। जब इसने एक्सपेरिमेंट किया, इसको उस बीमारी का इलाज का मालूम हुआ, जवाब मालूम हुआ कि किसकी वजह से फैलती है, तो ये इश्तियाक क्या करेगा, ये जर्नल वेबसाइट में अपना जो ये डॉक्यूमेंट्स, जो डेटा होता है, इधर पब्लिश कर देगा। अब ये एक ऐसा वेबसाइट है, इसमें दुनिया के तमाम हज़ारों ऐसे फेमस बुक, ऐसे फेमस रिसर्च के डिटेल पड़े हुए इस वेबसाइट में, आप लोग देख भी सकते हो। जब इसमें ये डॉक्टर इश्तियाक अपने डॉक्यूमेंट्स इस वेबसाइट पे देगा, तो पूरी दुनिया देखेंगी कि ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बारे में उनको पता चल जाएगा, तो फिर वो लोग भी उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये मैंने क्या किया, इस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो इसी तरह ये था बायोलॉजिकल मेथड, जो एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस ढूंढने में इस्तेमाल होते थे। यहाँ तक था हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।